चैप्टर नंबर 14 के हमारे दो हिस्से हैं। पहले को हम कहते हैं मैग्नेटिज्म और दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो आज हम जिस चीज की सबसे पहले आपसे बात करने वाले हैं वो हमारे पास मैग्नेटिज्म है। देखिए, मैग्नेट्स के बारे में तो ग्रीक जो है उस जमाने से हमें मालूम था कि कुछ मटेरियल है और वो मटेरियल क्या करते हैं कि आयरन को जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। तो मैग्नेट्स के बारे में मालूम था, लेकिन एक जो मैग्नेटिज्म के अंदर जिस चीज को हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है हमारे पास बेसिकली करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। तो 1819 के अंदर एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था हमारे पास क्रिश्चियन ऑर्स्टेड। क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब क्या कर रहे थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को समझाना था मैग्नेटिज्म के बारे में, बिल्कुल ऐसे जैसे आज मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ। तो उन्होंने एक डिस्कवरी होगी उनसे, एक्सीडेंटली उन्हें एक बात पता चली, और वो बात ये पता चली कि एक वायर, जिस वायर में से क्या गुजर रहा था, करंट गुजर रहा था, करंट को मैं कह रहा हूँ आई, उसके पास वो लेकर आगे कंपास को। कंपास आपने देखा होगा कि एक सर्कुलर सी आपने देखा होगा डिवाइस होती है जिसमें एक नीडल होती है, ठीक है, जो जमीन के नॉर्थ एंड साउथ की तरफ अपनी डायरेक्शन को करके रखती है, उसे हम कहते हैं कंपास। तो कंपास जमीन की मैग्नेटिक फील्ड बताती है, जमीन उसकी जो सुई है जमीन के नॉर्थ की तरफ हमेशा रहती है, आप उसको घुमा लें तो सुई नॉर्थ की तरफ रहती है। तो कंपास को जब वो इस करंट कैरिंग वायर के करीब लेकर आया तो कंपास की जो नीडल है वो यूं सर्कल में घूमने लग गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसने ये डिस्कवरी की थी कि वो वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है उसके अराउंड क्या डेवलप हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। यहां से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है। तो मैं इस चीज को लिख देता हूं कि करंट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अच्छा, करंट अगर प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड को अकॉर्डिंग टू दिस डिस्कवरी, तो ये जो करंट है इस करंट को मैं क्या कह सकता हूं, करंट जो है वो मेरे पास क्या है, मूविंग चार्जेस हैं। तो मैं क्या ऐसे कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने का मतलब क्या है कि कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है? जाहिर सी बात है, हम ये बात जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेट्स। मैग्नेट वो चीज है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस, यानी जब चार्ज मूव करने लगता है तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है? द आंसर इज यस। तो मैं ये कह सकता हूं कि मूविंग चार्जेस जो हैं वो किसकी तौर पे बिहेव करने लग जाते हैं, एक मैग्नेट के तौर पे बिहेव करते हैं, तभी उनकी हमारे पास क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट हमने बना लिया, ये कॉन्सेप्ट थ्रू आउट ये जो मैग्नेटिज्म है इसके अंदर ये चलता रहेगा हमारे पास, ओके। यानी हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, नोट अच्छी तरीके से याद रखिएगा कि अ चार्ज एट रेस्ट डू नॉट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर चार्ज हमारे पास रुका हुआ है तो वो किसी किस्म की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो ये लाजमी तौर पे शर्त है कि चार्जेस को क्या करना चाहिए, मूव करना चाहिए, ओके। अच्छी तरीके से याद रखिएगा, जब भी चार्जेस मूव करेंगे दे प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, जब भी चार्जेस मूव करेंगे यू कैन ट्रीट देम एज अ मैग्नेट, राइट। अच्छा, यहां से हमारे पास जो थे एक साहब थे जिनका नाम था हमारे पास, यानी 18 मेरा ख्याल है कि 20 के अंदर एम्पियर साहब थे, एम्पियर। तो जो एम्पियर का लॉ भी हम पढ़ेंगे। तो एम्पियर ने जो डिस्कवरी की थी, तो एम्पियर ने कहा था कि इसका मतलब है कि वो मटेरियल जो कि बेसिकली क्या होते हैं, मैग्नेट होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो ये जो मैग्नेट होते हैं इन मटेरियल के अंदर एक तरह का करंट फ्लो कर रहा होता है, चार्जेस का फ्लो होता है, राइट। ये डिस्कवरी की थी किसने, जनाब अली एम्पियर साहब ने। तो एम्पियर साहब ने इस बात को सेकंड किया था, टेस्ट किया था कि ये बात ठीक है कि मूविंग चार्जेस ही प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। अच्छा, अब बात यह है कि अगर मैं कहता हूं, दो बातें याद रखिएगा कि हम ऐसे कह लेते हैं, एक पॉइंट बना लेते हैं कि चार्ज एट रेस्ट, अगर कोई चार्ज रेस्ट में है तो इट हैज ओनली, उसके पास कौन सी फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। और अगर कोई चार्ज हमारे पास, अ चार्ज मूविंग इन आइसोलेशन, अगर खाली एक आइसोलेटेड चार्ज को मैं मूव करवा रहा हूं इन आइसोलेशन,
यानी स्पेस में, स्पेस के अंदर, किसी मटेरियल में नहीं मैं मूव करवा रहा हूं। तो इट हैज, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, इट हैज ई एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो अब मैं मैग्नेटिक फील्ड को बी लिख देता हूं। थोड़ी देर में मैं आपको बता दूंगा कि मैग्नेटिक फील्ड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट। ये रफली स्पीकिंग है, बहुत प्रिसाइसली स्पीकिंग मैग्नेटिक फील्ड कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय बी, लेकिन हमारे इंटरमीडिएट के कोर्स में ओके चलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड, या जिसको कंप्लीटली जो नाम है, बी एक्चुअली कहते हैं किसको, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन को कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इज समथिंग एल्स, लेकिन हम जो बात करते हैं वो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन। तो रफली आप कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन ये सेम है, ठीक है। तो हमारे कोर्स में सेम है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर कोई चार्ज रुका हुआ है, इट हैज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन अगर स्पेस के अंदर विदाउट एनी मटेरियल बात कर रहा हूं, किसी चार्ज को मूव कराऊंगा, उसके पास इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे। लेकिन अगर मैं किसी चार्ज को, a charge moving in a conductor, किसी कंडक्टर में चार्ज को मूव करा रहा हूं, तो अगर चार्ज किसी कंडक्टर में मूव कर रहा है तो उसका मतलब करंट उसके अंदर से मूव कर रहा है, हैज ओनली, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। सपोज करें जो मूव करने वाला चार्ज है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है will be neutralized by the positive charge inside the nucleus of an atom. Okay, nucleus contain proton, which is a positive charge. So positivity of the nucleus or the positive nucleus neutralize the electric field of negative charge electron. So किसी कंडक्टर में से, किसी तार में से जब करंट पास होगा तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी। अच्छा, यहाँ पे चूंकि करंट आया है तो मैं एक बात और प्रिसाइसली आपको बताना चाहता हूँ कि अब हम जिस लेवल पर हैं, हम जानते हैं कि करंट की भी दो किस्में, एक हमारे पास कहलाता है एसी अल्टरनेटिंग करंट, दूसरा हमारे पास कहलाता है डीसी डायरेक्ट करंट। फॉर द टाइम बीइंग जिस करंट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डीसी, ओके। और जो 1819 में क्रिश्चियन ऑर्स्टेड साहब ने जिस करंट के पास इस कंपास को लेकर गए थे, वो जो करंट था वो डीसी था, बैटरीज का करंट था। यानी हमारे पास सेल होता था, अगर आपने केमिस्ट्री की लैब में देखा हो तो वो सल्फ्यूरिक एसिड से एक सेल बना लेते हैं, उसके अंदर एक रॉड उन्होंने टिप की होती है और वो कोई 1.5 वोल्ट तक का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है, ठीक है, या 2 वोल्ट भी क्रिएट कर सकते हैं हम। तो ये जो सेल थे, इन सेल से जो करंट होता था, बैटरीज का जो करंट होता था वो डायरेक्ट करंट होता था। ये उस करंट की बात हो रही है। इस वक्त तक 1819 तक एसी की कोई सुन-गुन दुनिया में नहीं थी, एसी अभी तक पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि मैग्नेटिज्म को जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, फैराडे वाज द फर्स्ट वन who developed the AC alternating current, okay। तो अच्छी तरीके से आप लिखिएगा उस जमाने में किस तरह करंट नहीं था जिस तरह आज हमारे चारों तरफ, हमारे कमरों में, हमारे बिल्डिंग्स में हर तरफ फ्लो कर रहा है करंट, AC। So this is not the story about the AC, but this is the story about the DC, okay। जब हम AC को लेकर आएंगे तो उस वक्त फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का भी कॉन्सेप्ट आना शुरू हो जाता है, जो कि हम चैप्टर नंबर 16 में इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग याद रखिएगा, मूविंग चार्ज, जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग विद or you can say that their speed is fixed, which is known as the drift velocity। याद है करंट के लिए हमने बात की थी drift velocity। so drifting का कॉन्सेप्ट है कि चार्ज जब क्या करेगा, ड्रिफ्ट करेगा। चार्ज जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेगा तो इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो मूविंग, ये जो मूविंग है, इस मूविंग के लिए नीचे मैं लिख देता हूँ ड्रिफ्टिंग। तो मेरा ख्याल है ये बात अब आपको क्लियर रहेगी, विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी व्हिच क्रिएट्स द डीसी करंट, ठीक है। तो ये हमारे पास यहां तक की स्टोरी हो गई जी। ये बात समझ में आ रही है? ये एम्पियर की डिस्कवरी भी बहुत अहम बात है कि जो मैग्नेट्स होते हैं, मैग्नेट जिस मटेरियल के बने होते हैं, वो जो मटेरियल की जो बॉडी होती है, यानी जो मैटर होता है, वो कंटेन करता है किसको, करंट को कंटेन करता है। मेरा ख्याल है इसको मुझे ध्यान रखना चाहिए इस जगह पे कि जो मैग्नेट्स हैं, मैग्नेट्स हैज अ करंट इन इट्स बॉडी। तो मैग्नेट की जो बॉडी है, उस बॉडी के अंदर एक करंट मौजूद होता है, ओके। अच्छा जी, इसके बाद हम वो हमारे पास आ जाती है फिर बात किसकी, डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की, कि फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की क्या डेफिनेशन करेंगे।
तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन करनी है तो अब मैं क्या कर सकता हूं मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन। तो जरा मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं मेरे इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो आप इस मैग्नेटिक फील्ड को कैसे जज करोगे? इसका एक तरीका ये है कि आप इस कमरे में से क्या फ्लो करवा दो, चार्ज फ्लो करवा दो। अगर इस कमरे से मैं ऐसे आप चार्ज फ्लो करवा रहे हो तो मूविंग चार्ज किसके तौर पर एक्ट करता है? मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। और इस कमरे में ऑलरेडी अगर मैं कह रहा हूं कि मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो दो मैग्नेट एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? इधर दे अट्रैक्ट और रिपेल। तो दो मैग्नेट एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अट्रैक्शन हो या रिपल्जन हो, दिस इज बेसिकली अ फोर्स। तो अगर मैं इस कमरे में से चार्ज को मूव करा रहा हूं और वो चार्ज इस कमरे में से मूव करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाए, अपने रास्ते से हट जाए, तो यस, इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि हमने कैसे मूव कराना है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि अगर इस कमरे में से चार्ज मूव करते हुए अनडिफ्लेक्टेड रहे, इधर उधर कहीं मूव ना करे, ये अपने रास्ते से ना हटे, तो इस कमरे में जनाब अली मैग्नेटिक फील्ड मौजूद नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन क्या हो गई? एक ऐसी फील्ड हो गई जो कि फोर्स अप्लाई करती है किसी मूविंग चार्ज के ऊपर या किसी मैग्नेट के ऊपर। और ऑब्वियस सी बात है, एक मैग्नेटिक फील्ड दूसरे मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई करेगी और मूविंग चार्ज के हमारे पास किसके तौर पे एक्ट कर रहा है? मैग्नेट के तौर पे एक्ट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मैं कहूंगा कि ये एक ऐसी फील्ड है दैट अप्लाइज अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और मैग्नेट। किसी मूविंग चार्ज या मैग्नेट पे जो फोर्स अप्लाई होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, राइट? तो दिस इज डेफिनेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमारे पास बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी जो पहली मैथमेटिकल डेफिनेशन है वो कैसे की गई। देखिए, फर्स्ट करते हैं, मैं तस्वीर बनाने को समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर ये मेरे पास एक मैग्नेट का नॉर्थ है और ये मेरे पास एक मैग्नेट का साउथ है, तो नॉर्थ से साउथ की तरफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। Now suppose कि there is a charge particle which is q, it is moving in this direction. So the charge particle q moving in this direction with the velocity v. So this is the velocity vector v, और magnetic field को मैंने आपको बताया था v से प्रेजेंट करते हैं, you can represent it by v. तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, इस तरीके से बनाते हैं कि ये हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है v और ये एक मूविंग चार्ज विद वेलोसिटी v से उसमें एंटर हुआ और दोनों आपस में जो एंगल बना रहे हैं वो एंगल कितना बना रहे हैं? थीटा बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड में जब चार्ज मूव करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पर क्या अप्लाई करेगी? फोर्स अप्लाई करेगी। तो बजाय चार्ज यहां बनाने के हमने इसको यहां बना दिया, ठीक है? यहां पे दिस इज योर चार्ज q। तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर जो फोर्स अप्लाई करती है वो फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं F से। और इस फोर्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमारे पास ये है कि F इक्वल होता है Q और ब्रैकेट के अंदर है V क्रॉस B। Now this V is your velocity, V is your magnetic field, right? और ये दोनों आपस में कौन सा एंगल बना रहे हैं? थीटा एंगल बना रहे हैं। और ये जो चार्ज एंटर हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो चार्ज हमारे पास क्या है? Q। और उसमें लगने वाली फोर्स क्या है? F। तो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म से हटा के लिखूं तो मैं क्रॉस को जब हटाऊंगा तो Q V B और क्रॉस हटा दे तो क्या लगाते हैं? साइन थीटा। ठीक है, तो ये थीटा कौन सा एंगल है? विच इज एंगल बिटवीन V एंड B। दैट्स बात है, दोनों के दरमियान एंगल है, ये हमारे पास एंगल आ गया। अच्छा, ये जो फोर्स है, इस फोर्स के ऊपर एरो लगा हुआ है, तो फोर्स है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इज बाय राइट हैंड रूल, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन कैसे बताता है हमें पता है। वेक्टर की सिंपल थ्योरी है कि पहले जो वेक्टर लिखा उसकी डायरेक्शन में हाथ को रखो और क्रॉस के बाद जो दूसरा वेक्टर लिखा उसकी डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर्व करो, तो आपका थंब आपको किसकी डायरेक्शन बताएगा? जो क्रॉस प्रोडक्ट उसकी डायरेक्शन बताएगा। तो अब मैं हवा में तो लाइन लगा नहीं सकता, तो मैंने बोर्ड पे इस तरीके से लाइन लगाई है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो दो मार्कर है मेरे पास, ये दो मार्कर जो इनमें से एक मार्कर जो है वो समझ लें ऐसे कर लेता हूँ। एक मार्कर जो है वो मेरे पास वेलोसिटी का है, ठीक है, और एक मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड का है। तो V क्रॉस B जब करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास फोर्स। तो फोर्स जो है वो परपेंडिकुलर हो गया। किस पर परपेंडिकुलर हो गया? ये देखिए, ये हो गया फोर्स परपेंडिकुलर। तो फोर्स किस पे परपेंडिकुलर हो गया? V और B। V क्रॉस B क्या था ना, V और B दोनों पे परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? जहां से दोनों मिले हुए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है। ठीक है, सो ये आप देख सकते हैं कि दिस F इज परपेंडिकुलर ऑन B एंड दिस F इज आल्सो, यहां से हटा देता हूं मैं, दिस F इज आल्सो परपेंडिकुलर ऑन V। ये इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट? या ये कहना चाहिए V और B
से बनने वाली, बी के सामने बी और बी के सामने बी, बी और बी से बनने वाली जो पूरी प्लेन है, उस प्लेन के ऊपर एफ क्या हमारे पास परपेंडिकुलर है। अच्छा, यहां पर जाकर हम इस बी के बारे में जब बात करते हैं तो बी का हमारे पास जो यूनिट है वो हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा कि क्यू बी, और जो साइन थीटा इक्वेशन इस तरफ लेकर आ जाओ, तो बी हमारे पास हो जाएगा एफ अपॉन क्यू बी और साथ में आ गया साइन थीटा। तो ये इसको जब हम डेवलप करते हैं तो ये बन जाता है फोर्स की यूनिट न्यूटन, और यहाँ पर थोड़ी सी हम कुछ चेंजिंग के साथ करते हैं तो ये बनता है एम्पियर इनटू मीटर। साइन थीटा रेशियो है, साइन थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर को हम किस नाम से याद करते हैं? टेस्ला के नाम से याद करते हैं। तो जो एस आई हमारे पास यूनिट है इज टेस्ला, राइट, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर हम इसको मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन कह रहे हैं, याद रखिएगा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन, नॉट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ इंडक्शन का हमारे पास यूनिट टेस्ला है, पर बहुत जल्द जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की बात करेंगे, जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी की बात की थी, तो बी को जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का नाम देंगे उस वक्त बी का यूनिट हमारे पास चेंज हो जाएगा, वो भी ऐसा यूनिट है, उसको हम वेबर पर मीटर स्क्वायर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी बता रहा हूं, लेकिन आगे चल के मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। फॉर द टाइम बीइंग, जिस तरह ई के मुख्तलिफ नाम थे ना और मुख्तलिफ यूनिट हम देख रहे थे, इसी तरह बी के साथ भी यही स्टोरी है। तो ऐसे यूनिट इस टेस्ला, यहाँ पर एक यूनिट और भी हमें याद रहना चाहिए एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से, वो हमारे पास कहलाता है गॉस। तो मैं लिख देता हूं ऑल्सो मेजर्ड इन GAUSS गॉस, राइट। तो याद रखिएगा इन दोनों में इक्विवेलेंस क्या है, तो 1 जो हमारे पास टेस्ला है वो 10⁴ गॉस के बराबर होता है। ओके, याद रेडी, 1 टेस्ला किसके बराबर है? 10⁴ गॉस के बराबर है, या 10⁻⁻4 टेस्ला किसके बराबर है? 1 गॉस के बराबर। ये गॉस बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली नजर आने वाला यूनिट है। हमने जब थ्योरी डेवलप की थी तो हमने आपसे क्या बोला था कि हम जब चार्ज लेते हैं तो कौन सा चार्ज लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज लेते हैं। ये बात अहम है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए चैप्टर 13 में मैंने आपको कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉन फ्लो दोनों के बारे में बताया था, और मैंने आपसे कहा था कि जो किसी कंडक्टर में मूव करने वाला रियल चार्ज है दैट इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमने कन्वेंशनली इस बात को ले लिया है कि जो चार्ज मूव करेगा वो हमारे पास कौन होगा? वो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा, राइट, जिसकी वजह से हमने कन्वेंशनल करंट डेवलप किया होता है। तो यहां पर भी जो चार्ज है हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, और हम ये बाय मतलब कन्वेंशन हम अपने दिमाग में बात रख के बैठे हुए हैं कि जो तार में से चार्ज फ्लो कर रहा है वो कन्वेंशनल करंट है, वो इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन होगा तो मैं क्यू के साथ क्या लगाऊंगा? माइनस साइन लगाऊंगा। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना प्लीज। अच्छा, अब बात यह है कि यहां से एक चीज और भी पता चल रही है, और वो चीज ये पता चल रही है हमें कि आप देखें ये जो थीटा है हमारे पास, थीटा, ये जो थीटा अगर मैं ऐसे कह देता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो चार्ज पार्टिकल है मेरे पास Q, वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पर एंगल कितना आ गया? 0 आ गया, यानी चार्ज पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। थीटा का मतलब क्या होता है? इसको वर्डिंग्स में अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? पैरेलल बोलेंगे। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर आप साइन 0 रखें तो साइन 0 किसके बराबर होता है? 0। तो पूरा आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो F इज इक्वल टू QVB, और साइन 0 कितना होता है? 0। तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये मेरी बात समझ में आ रही है? तो वो जो बात मैं आपसे कर रहा था कि अगर इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड और मैं चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहा हूं, तो मैंने कहा था ये क्वेश्चन है कि कैसे मूव करा रहा हूं। ठीक है, तो याद रखिएगा इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है तो मुझे चार्ज पार्टिकल को मुख्तलिफ डायरेक्शन में मूव करा के चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं किसी एक डायरेक्शन में मूव करा रहा हूं तो पॉसिबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड के अगर पैरेलल मूव करने लग जाए तो उस पर तो कोई फोर्स नहीं होगी, तो हम गलत जवाब दे देंगे कि जिस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड है, जबकि हो सकता है कि कमरे में मैग्नेटिक फील्ड हो। तो मैग्नेटिक फील्ड एक कंडीशन और ले लीजिए, और वो ये ले लीजिए कि अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो तब क्या होगा? तो हम जानते हैं कि साइन 180 डिग्री किसके बराबर होता है? वो भी तो 0 के बराबर होता है। ओके, तो साइन 180 अगर 0 के बराबर है तो 180 का मतलब क्या है कि अब चार्ज पार्टिकल कैसे मूव कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये ऑपोजिट हो गए ना, ऑपोजिट हो गए। तो हम ये बात जानते हैं कि थीटा 180 को वर्डिंग्स में अगर हम लिखेंगे तो ऑपोजिट लिखेंगे। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे, स्टिल हमारे पास जो फोर्स है वो कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी।
ठीक है, ये बात याद रहेगी। सो मैग्नेटिक फील्ड तब तक फोर्स नहीं लगाती, तीन कंडीशंस बना लीजिए। एक, जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो, फिर तो कोई फोर्स नहीं लगेगी। नंबर दो, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। नंबर तीन, जब चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा हो एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर विल बी नो फोर्स। मेरा ख्याल है आसान से कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट था कि स्टैटिक चार्ज, रुके हुए चार्ज पे फोर्स नहीं लगती, वो तो ठीक है, लेकिन मूविंग चार्ज पर भी फोर्स नहीं लगती अगर मूविंग चार्ज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, एंटी पैरेलल या ऑपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड मूव करे तो तब भी। ओके, अच्छा, एक सवाल मैं आप लोगों से करना चाहता हूं, और वो सवाल मैं ये करना चाहता हूं कि क्या मिसाल के तौर पे मेरे पास ये जो मार्कर है, ये मार्कर जो है ये इसको अगर मैं आयरन के पास लेके जाता हूं तो आयरन में और इस मार्कर में कोई फोर्स, कोई मैग्नेटिक फोर्स मुझे नहीं मिलेगी, राइट। तो मैं इस मार्कर को बोलूंगा इट इज ए नॉन मैग्नेट, ये मैग्नेट नहीं है मार्कर। जैसे हम आमतौर पे अपनी दुनिया के अंदर कहते हैं कि अगर आपके घर में कोई मैग्नेट हो तो आप किसी को बोलेंगे यार वो जो मैग्नेट रखा है ना वो लेकर आओ, तो वो मैग्नेट को स्पेसिफिक मटेरियल लेकर आएगा जो मैग्नेट होगा, उस मार्कर को नहीं लेकर आ जाएगा। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि हमारी दुनिया में जितने भी मटेरियल है उसकी दो कैटेगरीज बना लो, एक जिसको हम कहते हैं मैग्नेट और दूसरा जिसको हम कहते हैं नॉन मैग्नेट। मैग्नेटिक मटेरियल एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, वो मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है और वो मटेरियल जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? एक स्टूडेंट ने मुझे कहा है कि आप ये कह सकते हैं कि दो टाइप के मटेरियल होते हैं, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या ये जो मार्कर है मेरे पास, क्या ये एटम से मिलकर बना हुआ है या ये किसी रोशनियों से मिलकर बना हुआ है? तो आप बोलेंगे यस, ये मैटर है, एटम से मिलकर बना हुआ है। क्या एटम में, शेल्स में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं? क्या अगर मैं एक तस्वीर बनाता हूं तो मुझे ऐसा कहना चाहिए ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अराउंड शेल में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज पार्टिकल नहीं है? बिल्कुल है चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल जब मूव कर रहा है तो क्या वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा? यस, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ये मार्कर मैग्नेट यानी मैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब याद रखिएगा, आज के बाद आप कभी ये मत बोलिएगा कि कोई चीज मैग्नेटिक है और कोई चीज मैग्नेटिक नहीं है। हर चीज मैग्नेटिक है, इवन हम लोग भी मैग्नेटिक है। और आप लोग चूंकि एमकैट के स्टूडेंट है ज्यादातर आप में से, तो डॉक्टर्स आप जानते हैं कि जी एक चीज होती है जिसे कहते हैं एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एमआरआई करते हैं ना, मसल्स का भी होता है, ब्रेन का भी होता है, एक सीटी होता है, कंप्यूटर टोमोग्राफी जिसे कहते हैं। लेकिन जो एमआरआई होता है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, वो इस बात का सबूत है कि हमारी बॉडी को मैग्नेटिक फील्ड देके हमारी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो डायपोल्स हैं उनकी मूवमेंट को चेंज किया जाता है। सो वी आर अफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, याद रखिएगा। तो हम लोग मैग्नेट हैं, हर चीज मैग्नेटिक है। बस अब सवाल ये रह गया, तो फिर वो जिसको हम मैग्नेट कहते हैं, यानी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो करता है, और ये मार्कर जिसको हम मैग्नेट नहीं कहते, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शो नहीं करता, तो ये क्यों शो नहीं करता? दिस इज ए क्वेश्चन जो कि फिजिक्स में डिस्कस करते हैं, इसके ऊपर हम सारी बातें करते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो टॉपिक नहीं है तो मैं इसको डिस्कस नहीं करूंगा। बट कीप इन योर माइंड एवरी मटेरियल इज मैग्नेटिक मटेरियल। और रीजन मैंने आपको बता दिया कि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। तो इसको हम ये जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है इसको ऑर्बिटल हम यानी ऑर्बिटल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और एक जो है ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्पिन भी कर रहा होता है। आपने केमिस्ट्री के अंदर इसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो भी पढ़ रखा होगा। तो इसका स्पिन जो है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। जो स्पिन होता है इलेक्ट्रॉन का वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी ऑर्बिटल मोशन है वो भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। दिस इज अ डीप टॉपिक जिसको जो हमारा इस वक्त टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको लीव कर रहा हूं। बट कीप इन योर माइंड एवरी मटेरियल इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। मैग्नेट्स के बारे में हमने आप बहुत सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं फिर भी कुछ बातें अब दोबारा बता देता हूं। आप कहेंगे चैप्टर के शुरू में बतानी थी, वो मौका नहीं था, अब मौका है। और वो ये है कि एक मैग्नेट को हम आमतौर पर इस तरीके से बनाते हैं कि ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या पोल है, साउथ पोल है, राइट। तो मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है डाइपोल का। तो मैग्नेट याद रखिएगा इज अ डाइपोल। मेरा ख्याल है बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, क्या है मैग्नेट को तोड़ दें, नॉर्थ अलग कर दें, साउथ अलग कर दें। तो अगर हम किसी मैग्नेट को तोड़ देते हैं इस तरीके से, ये साउथ और ये नॉर्थ है, तो क्या ये मेरे पास मोनोपोल मैग्नेट नहीं बन जाएगा? यानी एक पोल वाला मैग्नेट ही बन जाएगा। तो याद रखिएगा
मोनोपोल मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं हमारे पास, ठीक है। हम नॉर्थ को ब्रेक करके अलग, साउथ को ब्रेक करके अलग नहीं कर सकते। अगर आप नॉर्थ और साउथ को ब्रेक करते हैं तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाती है कि ये दोबारा से नॉर्थ साउथ एक कंप्लीट मैग्नेट, और ये वाला भी दोबारा से नॉर्थ साउथ एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। तो मोनोपोल मैग्नेट का कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है, तो मैग्नेट हमेशा डायपोल ही हमारे पास होते हैं। जिस तरह हमारे पास फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी जिसे हमने कहा था, उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक चार्ज बनाया था Q0, राइट। तो क्या हम इसी तरीके से कोई टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या हमारे पास के कोई टेस्ट मैग्नेटिक चार्ज हम बना सकते हैं जिसके जरिए हम मैग्नेटिक फील्ड को टू प्रोब मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नेटिक फील्ड को हम प्रोब कर सकें? तो द आंसर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज, राइट। इस तरह Q0 हमने किया था ना, तो Q0 से हम क्या कर रहे थे, मैग्नेटिक फील्ड को, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को मेजर कर रहे थे। तो मैग्नेट्स के लिए कोई ऐसा मैग्नेट हमारे पास नहीं है, ठीक है। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि वी कैन यूज Q0 हमारे पास क्या टेस्ट चार्ज, इसके बारे में बातें हो चुकी हैं। वी कैन यूज Q0 टू प्रोब P, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोब करने के लिए कहां है, कैसी है, कितनी है, के लिए आप Q0 को, यानी इसकी प्रोबिंग के लिए आप Q0 को तो यूज कर सकते हैं टेस्ट चार्ज को, राइट। लेकिन कोई मैग्नेटिक टेस्ट चार्ज हमारे पास हो, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे पास फिलहाल नहीं है। तो मैं आपसे कह रहा था कि हम Q0 को यूज कर सकते हैं कि हम प्रूव कर सकें किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। अच्छा, अब सवाल ये है कि जिस तरह हमारे पास जब एक टेस्ट चार्ज था तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक एनर्जी थी जिसे हमने कहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम किसी चार्ज को मूव कर रहे हैं, डू वी हैव मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी? The answer is no. There is no magnetic potential energy associated with a moving charge in magnetic field. Okay? So मैं इसको लिख देता हूं, no magnetic potential energy associated with a moving charge in मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अच्छा क्यों नहीं है? इस सवाल का एक जवाब यह है कि याद रखिएगा, जो ये जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए होती है? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। अच्छा, मैंने यहां पर ये लिख दिया पॉइंट आपको जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि याद रखिएगा पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट कौन सी फोर्सेस के लिए? कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। मैग्नेटिक फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव, या मैंने ये लिखा है कि फोर्सेस एसोसिएटेड विद वेलोसिटी, वो फोर्सेस जो वेलोसिटी के साथ एसोसिएट होती हैं वो कंजर्वेटिव नहीं होती, नॉट कंजर्वेटिव। तो चूंकि यहां पर मूविंग चार्ज है मेरे पास, तो मूविंग चार्ज यानी जो फोर्स है वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है मेरे पास, तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं होगी, लिहाजा नो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, देखिएगा, याद रखिएगा, हमने चार्ज पार्टिकल की पोजीशन के बारे में बात की थी, पोजीशन, और इलेक्ट्रोस्टैटिक में मैंने कहा था पोजीशन चेंज करूंगा। ओके, तो पोजीशन डिपेंडेंट हमारे पास एनर्जी थी कि मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फर्स्ट करो, ये एक मैग्नेट का नॉर्थ है और मैं दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ इसके पास लेकर आया, तो नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है। तो अगर मैं इसको इसके करीब लेके जाऊंगा तो जितना जो करीब लेके जाऊंगा उतना मैं जितना से करीब लेके जाऊंगा उतना ही रिपेल करेगा, और जैसे इसको छोड़ूंगा उसको दूर लेके चले जाएगा। तो क्या ये जितना मैं इसको इसके करीब ला रहा हूं, अगेंस्ट द फील्ड लेके जा रहा हूं, क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगी। यही कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था ना कि ये हमारे पास एक चार्ज है पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को अगर मैं इसकी तरफ लेकर आऊंगा तो जितना इसकी तरफ लेकर आऊंगा उतना ये रिपेल करेगा, तो उतनी जितना वर्क करके मैं यहां लेकर आऊंगा वो वर्क एज ए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा फील्ड के अंदर। तो यहाँ पर जितना इसको करीब लेकर आऊंगा क्या उतना मैग्नेटिक जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज नहीं करेगी,
तो लगता है करेगी, लेकिन यहां मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, ये कहना चाह रहा हूं। एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, ये लॉरेंस फोर्स हमारे पास क्या होती है, इस लॉरेंस फोर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, और ये बेसिकली याद रखिएगा हम ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इन दोनों का क्या होता है, सम। तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स का सम हमारे पास कौन सी फोर्स कहलाता है, लॉरेंस फोर्स। तो ये जो लॉरेंस फोर्स है हम बड़ी आसानी के साथ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो F अपॉन Q, Q को दूसरी तरफ ले जाए तो EQ, दिस इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स, प्लस किसी चार्ज पर जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या है, QVP, राइट। और मैक्सिमम फोर्स है तो साइन को 90 ले लीजिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला किसका हो जाता है, ये हमारे पास कहलाता है, ये लॉरेंस फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला है। इसमें ये इलेक्ट्रिक फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है। एक एंड कॉन्सेप्ट है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज नोन एज द वर्क। इलेक्ट्रिक फोर्स हमारे पास है, इलेक्ट्रिक फोर्स में हमने वर्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी हमने पढ़ा हुआ है। वहां मैंने आपसे कहा था कि हम जो वर्क करते हैं या एनर्जी देते हैं, काइनेटिक एनर्जी की सूरत में हमारे पास मिलती है। क्या जो मैग्नेटिक फोर्स है, क्या मैग्नेटिक फोर्स वर्क करा सकती है, तो ये याद रखिएगा, नो। बड़े अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा इस बात को कि इसमें जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स डज नो वर्क। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं करा सकती। इलेक्ट्रिक फोर्स वर्क करा सकती है, मैग्नेटिक नहीं वर्क करा सकती। इसलिए हम कहते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स इज जस्ट आ डिफ्लेक्टिंग फोर्स। ये ऐसी फोर्स है जो कि क्या करती है, डिफ्लेक्ट कराती है। और वैसे भी जो वर्क का फॉर्मूला होता है वो F डॉट D हमारे पास। तो डॉलर आएंगे तो कॉस हमारे पास क्या आएगा, थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू अगर हम 90 पुट करें तो आंसर 0 होता है। तो एक्चुअली जब ये डिफ्लेक्ट कराती है, अपने रास्ते से मूव कराती है, तो जो फोर्स है और जो डिस्प्लेसमेंट उसके दरमियान एंगल 90 करना होता है। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कोई वर्क नहीं करा सकता। बट फॉर द एप्टीट्यूड टेस्ट, कीप इन योर माइंड, इलेक्ट्रिक फोर्स डज वर्क, ये वर्क कराती है। यहां पर हमारे पास काइनेटिक पोटेंशियल का कांसेप्ट है। मैग्नेटिक फोर्स कोई वर्क नहीं कराती, लिहाजा पोटेंशियल मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी का कांसेप्ट भी नहीं है हमारे पास। ओके, एक तो हमारे पास ये बात होगी। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अगर हम इन दोनों को परपेंडिकुलर ले लें, अगर मैं कहता हूं इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ये दोनों परपेंडिकुलर हो, तो अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होती है तो एक खास बात होती है, इसके ऊपर हम बात कर लेंगे कि ऐसा कैसे होता है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट में आता है। लेकिन अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो, फर्स्ट करें कि मैं कहता हूं कि इस डायरेक्शन में जो है ना वो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है, और परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन के अंदर अगर मेरे पास कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है या मैग्नेटिक फील्ड है, और इस यहाँ पे चार्ज पार्टिकल है Q, और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, राइट। तो जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है वही डायरेक्शन मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होती है। तो अगर ये v है, ये b है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी, ये होगी मेरे पास। तो हम देख सकते हैं चार्ज पार्टिकल के ऊपर Q के ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स अप साइड लग रही है और मैग्नेटिक फोर्स डाउन साइड लग रही है। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, बात समझ में आ रही है। ये Q है, यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक FE इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है, और इसको लिख देता हूं FB, ये मेरे पास मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। लेकिन इट डिपेंड्स कि कब कैंसिल करेंगे और कब कैंसिल नहीं करेंगे। लेकिन अभी अगर फॉर द टाइम बीइंग मैं ऐसी बात कर लेता हूं कि जो ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो ये दोनों दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जब ये दोनों दूसरे को कैंसिल कर देंगे तो ये जो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v से मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, ये अनडिफ्लेक्टेड होगा, ये कहीं पर भी मूव नहीं करेगा। ये अच्छी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो इफ E and B आर परपेंडिकुलर एंड v वेलोसिटी है, ठीक है, इज सो एडजस्टेड, इसको हमने कुछ इस तरीके से एडजस्ट किया, सो एडजस्टेड दैट F E कह लेता हूं इलेक्ट्रिक फोर्स एंड F B मैग्नेटिक फोर्स आर इक्वल। ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं।
तो फिर हमारे पास क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट Q moves in B, चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा अनडिफ्लेक्टेड। कैसे मूव करेगा? अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। ये चौथी चीज मैंने आपको बता दी है, जब मूविंग चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। याद रखिएगा अच्छे तरीके से, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड की मौजूदगी में जबकि दोनों फील्ड आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, हम किसी चार्ज पार्टिकल को अगर एक खास स्पीड से, ये खास स्पीड का लफ्ज बहुत अहम है, इसलिए मैंने लिखा है कि v इज सो एडजस्टेड, वेलोसिटी को कुछ इस तरह से एडजस्ट करें कि खास तरीके से एडजस्ट करें, वेलोसिटी की वैल्यू पे डिपेंड करता है बाहर। तो कहने का मतलब ये है कि v की एक खास वैल्यू से हमने मूव कराया तो दोनों फोर्सेस किसी के ऑपोजिट लगेंगे और दोबारा चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अनडिफ्लेक्टेड मूव करेगा। लिहाजा मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशन है कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल अगर मूव करेगा तो डिफ्लेक्ट होगा, तो इसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले आप ये टेस्ट कर लें कि क्या वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो मौजूद नहीं है। So in order to test the magnetic field, first test whether there is an electric field or not. So how can we test an electric field? Bring your test charge Q0 and test whether there is an electric field or not. So your test charge Q0 will tell you कि उस जगह पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है या नहीं है। So the electric field must be zero in order to check the magnetic field. ये अच्छे तरीके से याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट की बात है। ओके, तो ये सारी बात मेरे पास थी। अब ये जो वेलोसिटी वाली बात है, ये क्यों मैंने की है कि सो एडजस्टेड, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो ये मैंने इसलिए किया कि अगर आप ये मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला देखें तो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला है, किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सो दिस मैग्नेटिक फोर्स इज डिपेंड अपॉन 4 फैक्टर्स। अगर मैं साथ में इसके क्या लिख दूं, साइन थीटा, तो कितने फैक्टर्स के ऊपर ये मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड कर रही है? 4 फैक्टर। किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, आप बता देता हूं, पैरेलल एंटी पैरेलल पे तो फोर्स ही लगती, सो एंगल मैटर करता है। तो किस एंगल से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है? नंबर 2, मैग्नेटिक फील्ड की पावर, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, ताकत कितनी है, जितनी पावरफुल होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा। नंबर 3, कितनी वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, जितनी वेलोसिटी ज्यादा फोर्स ज्यादा, जितनी वेलोसिटी कम फोर्स कम। नंबर 4, चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है, जितना चार्ज ज्यादा होगा उतनी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा और जितनी चार्ज कम होगा उतनी मैग्नेटिक फोर्स कम होगी। सो राइट नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी की वैल्यू कुछ इस तरह एडजस्ट करनी। अब देखो चार्ज तो जो चार्ज पार्टिकल है सो है, मैग्नेटिक फील्ड जो है सो है, जिस एंगल से जा रहा है। अगर तुम उसकी वेलोसिटी को कंट्रोल कर लो तो तुम इस फोर्स की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। ओके, जब इस फोर्स की वैल्यू को तुम कम ज्यादा कर सकते हो, मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू को, तो इसको इतना कर लो कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर हो जाए। एक्चुअली दिस इज द सेम कॉन्सेप्ट व्हिच वी यूज इन E/m रेशियो। याद है आप लोगों को? मैं आपको अभी याद करवा देता हूं। E/m रेशियो में हम लोगों ने कुछ इस तरह से बात की थी कि हमने कहा था कि हमारे पास ये 2 लगे हुए हैं इलेक्ट्रोड, राइट, और इन ये पॉजिटिव मेरे पास इलेक्ट्रोड है और ये नेगेटिव है। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ये हमारे पास डायरेक्शन होती है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। या इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन को मूव कराऊंगा ना, यस, इसको नेगेटिव करते हैं, ठीक है। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की किसकी डायरेक्शन हो गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। ओके, राइट। और फिर हमने यहां पर कौन सी फील्ड अप्लाई की थी, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की थी, जिसको मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड थी तो जो चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, वो नेगेटिव प्लेन रिपेल, पॉजिटिव अट्रैक्ट, वो यू ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑफ कर दें, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को ऑन कर दें, तो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाके स्क्रीन पे स्ट्राइक कर रहा था। और जब हमने दोनों को ऑन कर दिए, इलेक्ट्रिक भी ऑन कर दी, मैग्नेटिक भी ऑन कर दी, तो चार्ज पार्टिकल ना तो ऊपर डिफ्लेक्ट हुआ ना नीचे डिफ्लेक्ट हुआ, बल्कि सीधा जाके स्क्रीन के सेंटर में स्ट्राइक कर गया। सही है। तो ये जो मैं बात आपसे कर रहा था, इस बात के अंदर क्या था कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो ऊपर की जाने डिफ्लेक्ट कर रही है, मैग्नेटिक नीचे की जाने, दोनों इक्वल की, तो अनडिफ्लेक्टेड। तो कब अनडिफ्लेक्टेड हुई, जब हमने E और B आपस में क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, और B को हमने एडजस्ट किया। तो B की एडजस्टमेंट से चूंकि हम मैग्नेटिक फोर्स को कंट्रोल कर रहे हैं, उसके मैग्नीट्यूड को कंट्रोल कर रहे हैं, इसलिए आमतौर पे इस मेथड को, ये जो मेथड है, इस मेथड इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड भी कहते हैं। किसको वेलोसिटी सिलेक्टर मेथड कहते हैं, कि वेलोसिटी की वैल्यू आप इस तरह एडजस्ट करें कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाएं। तो मुझे बताएं, इलेक्ट्रिक फोर्स है मेरे पास EQ,
मैग्नेटिक फोर्स है मेरे पास क्यू बी बी, तो क्यू से क्यू कैंसिल कर दीजिए, तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई अपॉन बी, ये बी यहां पर आके डिवाइड हो गया। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए कि दिस ई अपॉन बी, दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड, इस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वेलोसिटी सिलेक्टर। ये वेलोसिटी वेलोसिटी सिलेक्टर कहलाती है, जिसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी के जरिए हम मैग्नेटिक फोर्स को इस तरह एडजस्ट करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है और मैग्नेटिक फोर्स है उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाए। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स कंट्रोल्ड बाय द वेलोसिटी, और ये वो वेलोसिटी होगी ई अपॉन बी जिस पर जाकर जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अगर हम आपसे कहें कि भाई वो वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस दोनों इक्वल हो जाए, ई अपॉन बी, दैट इज योर आंसर। अब मुझे एक बात बताइएगा, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो फोर्स लगाती किस डायरेक्शन में, मतलब ये सवाल है। तो याद रखिएगा मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाती है वो हमेशा साइडवेज लगाती है। ये जरा बात समझने की है। हम आपसे कहना ये चाह रहे हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है कोई फोर्स नहीं लगेगी, दोनों पैरेलल में है। लेकिन अगर कोई इस तरीके से मैं कहूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो अब तो मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दोनों के दरमियान एंगल हमारे पास कितना है 90 है, तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। तो इस चार्ज पार्टिकल जो ये चार्ज पार्टिकल जो वेलोसिटी बी से जा रहा है इस पे किस डायरेक्शन फोर्स लगेगी, इस पे फोर्स ऐसे लगेगी कि या तो ये इस तरफ मुड़ जाएगा या ये इस तरफ मुड़ जाएगा, दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में ये मूव करेगा, या ये ऐसे होकर इस तरफ आ जाएगा बाहर की जानिब, या ये अंदर की जानिब चला जाएगा। लेकिन ये जो चार्ज पार्टिकल है जो वेलोसिटी बी से जा रहा है इस पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो मैग्नेटिक फोर्स, या बी क्रॉस डी करते हैं ना तो यू परपेंडिकुलर है, वो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो इस डायरेक्शन में फोर्स तो लगाने से रहा। तो मैग्नेटिक फोर्स हमेशा कौन सी डायरेक्शन में एक्ट करने वाली फोर्स है, इसको आमतौर पर हम कहते हैं साइड बेस फोर्स। ये याद रखिएगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स इज अ साइड वे फोर्स, ठीक है, हमेशा साइड पे इधर उधर करने वाली फोर्स है हमारे पास, साइड वे फोर्स हमारे पास कहलाती है। अच्छा, अभी मैं जो आपसे बात कर रहा था कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं, यहां पर एक बात यह है कि हमने मैग्नेटिक फील्ड तो मैग्नेटिक फील्ड होती है, लेकिन समझने के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड की ना दो किस्में बना दी है, ये भी मैं आपको बता दूं। एक को हम कहते हैं, यानी अगर आप बोले कि टाइप्स क्या है, ये रफली स्पीकिंग है टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं दो किस्में इसकी बना सकता हूं। एक को हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड और एक को हम कहते हैं डॉट मैग्नेटिक फील्ड। तो सर्कल बना के उसके अंदर डॉट लगाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ ये फर्क है, अगर फर्स्ट करें इस कमरे के अंदर हमने मैग्नेट का नॉर्थ रखा है और इस दीवार के पीछे मैंने मैग्नेट का साउथ रखा हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मूव करेगी, नॉर्थ से साउथ की जाने में अंदर की जाने की जाएगी, समझ आ रही है। तो इसको हम कहते हैं कि दिस फील्ड इज इनसाइड द प्लेन, ये प्लेन के अंदर जा रही है। और अगर मैंने दीवार के पीछे, बोर्ड के पीछे मैग्नेट का नॉर्थ रखा हो और यहां पर साउथ रखा हो, तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ बाहर की जाने वाली होगी। तो इसे हम कहते हैं कि दिस इज आउटसाइड द प्लेन, ठीक है। तो डॉट में मैग्नेटिक फील्ड इज आउटसाइड द प्लेन और क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द प्लेन। तो आमतौर पर इस तरीके से डॉट एंड क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं बाय कन्वेंशन। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं तो कौन सी लेते हैं, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, जब से थोड़ी देर पहले मैंने बनाया। तो अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव कराएं तो उस पर फोर्स लगती है, उस फोर्स की डायरेक्शन मालूम करने का जो तरीका है वो राइट हैंड रूल है, बिकॉज चार्ज पार्टिकल जो हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव है। अगर चार्ज पार्टिकल नेगेटिव है तो जो भी जवाब निकलेगा उसकी डायरेक्शन को ऑपोजिट करोगे। तो राइट हैंड रूल मेरा ख्याल है बड़ा सिंपल सा रूल है, आप लोगों को पता होगा। ये हम मालूम करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, और जो रूल है वो हमारे पास है, कौन सा रूल है, राइट हैंड रूल है मेरे पास, ठीक है। और राइट हैंड रूल हमसे क्या कहता है, राइट हैंड रूल हमसे ये कहता है आप दो तरीके से इस रूल को यूज कर सकते हैं, या तो आप इसको इस तरीके से यूज कर लें, वैसे तो ये इस तरीके से ये इस तरीके से मेरे पास कि ये जो फोर फिंगर है मेरे पास, ये किसकी डायरेक्शन में जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
ये जो मिडिल फिंगर है ये किसकी डायरेक्शन हमें बताती है? ये बताती है फोर्स की डायरेक्शन। और ये जो थंब है मेरे पास ये किसकी डायरेक्शन बताता है? ये बताता है जिस डायरेक्शन में चार्ज या करंट मूव करना है। तो हम आमतौर पर इसको ऐसे भी ले लेते हैं, ऐसे करके, ठीक है। तो जब ऐसे करके हम लेते हैं, ऐसे लेते हैं, ठीक है, ऐसे। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी उंगलियों को करना है। मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है उस डायरेक्शन में अपनी उंगलियों को कर दें। चार्ज किधर मूव कर रहा है अपने थंब को उस डायरेक्शन में कर दें जिस डायरेक्शन में चार्ज जा रहा है। तो फिर ये आपकी हथेली, पाम, थप्पा जैसा लगता है ना, तो ये आपकी हथेली किसकी डायरेक्शन बताएगी? फोर्स की डायरेक्शन। कौन से चार्ज पे? पॉजिटिव चार्ज। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखिए, अगर मैं ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं और मेरे पास ये एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, ये इस तरह मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, तो ये किस तरफ जाएगा? ये सब। तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने क्या बताया था? अपनी उंगलियों को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करने। तो मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर जा रही है, ये मैंने अपनी उंगलियां बोर्ड के अंदर कर दी, सही है। हाथ ऐसे। उसके बाद मैंने कहा थंब किस तरफ जाएगा? जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज किधर जा रहा है? उधर। तो थंब को मैंने ऐसे कर दिया, तो ये आपस में ऐसे परपेंडिकुलर रहेंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये ऐसे और ऐसे, ये परपेंडिकुलर, जितना ऐसे वैसे कर सकते हैं करना। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज पार्टिकल इधर, देख रहे हैं, बिल्कुल सही बना लिया, इधर और चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है। तो कैसे थप्पड़ कैसे पड़ा? ऐसे। तो ये जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो ऊपर की जाने मूव करेगा। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इस तरह हम फोर्स की डायरेक्शन मालूम करते हैं। ऑफर्स करो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल यहां से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर हुआ, कहां जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हाथ को, चार्ज पार्टिकल किधर जाएगा? नीचे। तो थंब को मैंने घुमा दिया इस तरह। तो कैसे थप्पड़ पड़ा? ऐसे पड़ा इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मुड़ गया। तो ये तरीका है जिससे हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल जो मूव कर रहा है वो किस डायरेक्शन में जाएगा मालूम कर लेते हैं बाय द राइट हैंड रूल, सही है। So fingers in the direction of the magnetic field, thumb in the direction of the movement of the charge or the current, and then your palm will tell you the direction of the magnetic force. This is a simple story, and this whole story is about the positive charge. Now, what if the charge is negative? Suppose that this is not a positive charge, this is a negative charge. So what we have calculated in the direction of the magnetic field, we have directed our fingers, and in the direction of the movement of the charge, I put my thumb. So this is the direction of the force on the positive charge. But this, if this charge is a negative charge, then मैंने आपसे क्या बोला था कि make the direction opposite. So it will not move in this direction, but it will move in this direction. So negative charge will move in this direction, and the positive charge will move in this direction. So the law है that is for the positive charge. But you can easily use this law for the negative charge just to calculate the direction and make it opposite. Okay? तो ये हमारे पास हो गया। यहां पर एक चीज मैं आपसे और कहना चाह रहा हूं, और वो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि क्या होगा कि अगर मेरे पास एक एक्सटेंडेड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और मैं इस मैग्नेटिक फील्ड में यहां से पॉजिटिव चार्ज को इन कर रहा हूं। सो अगर आप देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थंब इस तरफ, तो चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी, ये इस तरीके से मूव कर लेगा, राइट। स्टिल ये मैग्नेटिक फील्ड में है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन इनसाइड, चार्ज पार्टिकल ऊपर, तो इस तरफ थप्पड़ पड़ा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड में इस तरफ मूव कर जाएगा। स्टिल इन द मैग्नेटिक फील्ड चार्ज पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, सही है, तो थप्पड़ नीचे जाने लगेगा इसको, तो फोर्स नीचे लगेगी। स्टिल इन द मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थंब, चार्ज नीचे की जाने मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा, सो इट विल मूव लाइक दिस। सो यू कैन सी कि जो चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है। सो इफ द चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन द सर्कल, तो उस सर्कल का कोई रेडियस भी तो होगा। सो हाउ कैन वी फाइंड द रेडियस? तो रेडियस हम ऐसे मालूम करते हैं कि ये जो सर्कल में घूम रहा है इसको घुमाने वाली फोर्स कौन सी है? मैग्नेटिक फोर्स। और जो चार्ज पार्टिकल है उसका कोई मास होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। उसका कोई चार्ज होगा, क्यों होगा? तो कोई मास जब कोई सर्कल में मूव करता है, मास सर्कल में, इट इज एक्टेड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम मैग्नेटिक फोर्स इसको हम कहते हैं QVB sin थीटा, और हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स जिसको हम कहते हैं mv²/r, इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। बट कीप इन योर माइंड, ये डेरिवेशन में ये जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट हम यूज करते हैं। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये इस तरीके से है कि हो जाएगा QVB sin थीटा इज इक्वल टू m, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? V sin थीटा होगा, उसके ऊपर ²/r, इस तरीके से QVB sin थीटा, और m वर्टिकल कंपोनेंट इज V sin थीटा, ऊपर ²/r, राइट। तो ये हो जाएगा QVB sin थीटा इज mv²
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर। तो एक साइन से एक साइन कैंसिल, राइट, अच्छी तरीके से एक वेलोसिटी से एक वेलोसिटी हमारे पास कैंसिल। तो ये हो जाएगा QB इज इक्वल टू MV sin थीटा अपॉन आर। तो sin थीटा इज योर इन न्यूमरेटर, हमारे बुक में डेरिवेशन है वो गलत है, उसमें sin थीटा डिनोमिनेटर में किया हुआ गलत है, न्यूमरेटर में। तो अगर मैं रेडियस की वैल्यू निकालूं तो ये इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो r मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, MV अपॉन QB, और यहाँ पे क्या आ जाएगा sin थीटा। मैक्सिमम की बात कर रहे हैं तो ओके, आप sin 90 1 होता है, यानी अगर आप sin 90 करें तो वो 1 होगा, तो उसको 1 रख लीजिए। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा MV अपॉन QB। ये हमारे पास रेडियस आ जाएगा किसका, when the charge particle is moving in a magnetic field and describing a circle, ओके, तो सर्कल का रेडियस ही होगा। MV mass and velocity का प्रोडक्ट क्या कहलाता है, मोमेंटम। So we can write this equation P stands for momentum upon QB, ओके, और मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो आप P sin थीटा लिख सकते हैं, वो जो sin थीटा था हमारे पास, बट फॉर टाइमिंग उसको हम छोड़ देते हैं, राइट। ये हमारे पास हो गया। अच्छा, यहां से एक चीज और भी बनाई जा सकती है, वो ये कि हमें ये पता है कि जो V होता है वो R ओमेगा होता है, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के रिलेशन। तो ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, V अपॉन R हमारे पास ओमेगा के बराबर हो जाएगा। क्या करें, अब V ये रहा और R ये रहा, तो ये R जो मल्टीप्लाई है इसको इधर ले जाओ, इस इक्वेशन से कर लेते हैं यहां से, ठीक है, V अपॉन R। तो V अपॉन R अगर आप देखते हैं, V अपॉन R, ये रहा V अपॉन R, तो साइन थीटा छोड़ दें, ठीक है, तो ये M मल्टीप्लाई वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो QB अपॉन M, दैट्स इट। ये आपके पास क्या आ जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी चार्ज पार्टिकल के मैग्नेटिक फील्ड में। मेरा ख्याल है आसान है, समझ में आ रहा होगा, सही है। यहां से ओमेगा इज टू QB अपॉन M, और ओमेगा किसके बराबर होता है, ओमेगा हमारे पास बराबर होता है 2 पाई f के। तो यहां से अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालूं तो QB अपॉन, सही है, 2 पाई f यहां डिवाइड कर दो, 2 पाई m। सो दिस विल बी हमारे पास the angular this will be the frequency of the charge particle, सही है। और ये चार्ज पार्टिकल की जो फ्रीक्वेंसी है, बस ठीक है, ये फॉर्मूलास बनाने के तरीके बता रहा था, अगर वो कुछ आगे पीछे गड़बड़ करता है फर्स्ट के साथ रिलेट करके फ्रीक्वेंसी एंगुलर वेलोसिटी बनाने की कोशिश करता है, तो हमें ये सब बातें आनी चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक बात और भी मैं बता दूं, और वो ये है कि ये क्लियर है, इसमें कोई इश्यू तो नहीं है। सो दिस इज रेडियस MV अपॉन QB, या P अपॉन P मोमेंटम अपॉन QB, QB अपॉन M, दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी एंड दिस इज योर फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे मैं एक बात और बताना चाहता हूं, और वो ये है कि इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मिरर। मैग्नेटिक मिरर, मैं आपको मैग्नेटिक मिरर पढ़ाने के लिए नहीं यहां पर खड़ा हुआ, क्योंकि ये एडवांस लेवल का टॉपिक है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, और वो बात ये है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ट्रैप a charge in space। अगर हम स्पेस में नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाएं तो उसमें चार्ज जो होता है वो ट्रैप हो जाता है, और यही तरीका है फ्यूजन रिएक्टर के अंदर प्लाज्मा जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उस प्लाज्मा को अपनी जगह पे कॉन्फाइन करने के लिए हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। सो अगर आप स्पेस के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को ट्रैप करके रखना चाहते हैं तो उस चार्ज पार्टिकल को एक नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम रख देते हैं, तो वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्पाइरल शेप की बना रहा होता है, और उसके अंदर चार्ज पार्टिकल टू एंड फ्रो बैक एंड फोर्थ मोशन करता रहता है, तो बैक एंड फोर्थ मोशन में रिफ्लेक्ट होता रहता है बार बार, उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक मिरर। तो वो चार्ज पार्टिकल उस जगह पे ट्रैप हो जाता है, उस जगह तक कहीं जाता नहीं है। लेकिन कैसे, बी केयरफुल, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए, ये मैं बताना चाह रहा था, कहीं आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना समझ पाए। ओके, तो इस तरीके से हम, और हमारे अर्थ के अराउंड भी बेल्ट है, उसको मेरा ख्याल है वैन एलन बेल्ट कहते हैं। तो जो हमारे अर्थ के से बिल्कुल करीब है, सरफेस के करीब है, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, रेडिएशन की बेल्ट है, और जो थोड़े से दूर है उसमें प्रोटॉन ट्रैप है जो कि उसके अंदर, उस पूरी बेल्ट के अंदर मूव कर रहे हैं। तो अराउंड जो हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स हैं अराउंड द अर्थ, तो उसमें एक लेयर है जिसमें पूरे में हमारे पास प्रोटॉन ट्रैप्स हुए हैं, एक लेयर है जमीन के करीब जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैप हुए हैं, और बिकॉज़ ऑफ द नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड व्हिच इज एक्टिंग टू ट्रैप चार्ज पार्टिकल। ओके,
ये बस याद रखिएगा, एक बात है मैंने कहा ये भी आपको जस्ट फॉर योर नॉलेज कि आपको बता दूं किसी के लिए ट्रैप होते हैं। या अगर हम जिसमें के चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे एंटी मैटर, तो एंटी मैटर मैटर के साथ मिलकर फॉरन एनर्जी में बन जाता है, कन्वर्ट करते हैं, एनाइलेशन ऑफ मैटर कहलाता है। तो एंटी मैटर को तो हम मैटर के साथ रख ही नहीं सकते, किसी बोतल में किसी जार में मैं बंद करके रख ही नहीं सकता, वो तो बोतल जार यानी जो मैटर का बना हुआ उससे कांटेक्ट करेगा और एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम एंटी मैटर भी जब पार्टिकल बनाते हैं तो उसको ट्रैप करते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वहां ट्रैप हो जाता है। तो इस तरह हम एंटी मैटर को भी जमा कर सकते हैं। इसमें बड़ी अच्छी एक मूवी बनी हुई है एंजल्स एंड डीमन के नाम से, अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। नॉवेल भी है एंजल्स एंड डीमन के नाम से, मैंने तो नॉवेल पढ़ा हुआ था, आप चाहें तो वो मूवी भी देख सकते हैं। तो मूवी में आपको कैसी बात है एंटी मैटर कैसे ट्रैप होगा वो भी दिखा देंगे शुरू में। ओके, सो इट्स अ गुड मूवी, सजेस्ट कर रहा हूं अगर आपको टाइम हो तो। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल ट्रैप होगा।